प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं गोविंद सर। आज के वीडियो में हम लोग सूफी काव्यधारा के कवियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। हम आपको भक्तिकाल का निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा हम खत्म कर चुके हैं और आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सूफी काव्यधारा का परिचय, सूफियों की उत्पत्ति, भारत में कौन कौन से सूफी सिलसिले आए, इन सब पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट से वो वीडियो मिल जाएगा। और आज के वीडियो पे हमारी जो चर्चा होगी वो चर्चा सूफी कवियों की, कि हम सूफी काव्यधारा के अंतर्गत कितने कवियों पे चर्चा करेंगे, उस पे हम बात करते हैं। तो पहला नाम मुल्ला दाऊद, कवि और रचना। पहला नाम मुल्ला दाऊद। फिर कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। इन 8 कवियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए इनकी रचना देख लेते हैं। चंदायन, कुतुबन की मृगावती, मंझन की रचना मधुमालती, जायसी की रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। उस्मान की रचना है चित्रावली, शेख नबी की रचना है ज्ञान दीप, कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी और इंद्रावती। ठीक है, एक कवि हैं और ये उनकी रचनाएं हैं। आप जानिए, मुल्ला दाऊद के चंदायन को पहली सूफी रचना और इंद्रावती को अंतिम सूफी ग्रंथ माना जाता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ठीक है, पहले सूफी कवि भी कौन है? मुल्ला दाऊद। और पहली सूफी रचना क्या है? चंदायन। अंतिम सूफी कवि नूर मोहम्मद और अंतिम सूफी रचना क्या है? इंद्रावती। अब आइए हम लोग एक एक ग्रंथों की चर्चा करते हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में हर एक ग्रंथों के अंदर से भी कुछ प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम लोग आज चर्चा करते हैं मुल्ला दाऊद के ऊपर। पहले जानिए कि मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे। तो इनका स्थान है डलमऊ, रायबरेली। ग्रंथ चंदायन, इसके
लौरकहा भी कहा जाता है। इस ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? लौरकहा। इस ग्रंथ का संपादन 2 भागों में हुआ। तो पहले संस्करण का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया। किसने किया? माता प्रसाद गुप्त। और दूसरे संस्करण का संपादन परमेश्वरी लाल गुप्त ने किया। आया समझ में? पूछा जाता है कि किस ग्रंथ को लौरकहा भी कहते हैं? तो चंदायन का दूसरा नाम लौरकहा या लोरिक चंदा, लोरिक चंदा, इसके नायक हैं लोरिक और चंदा, इस ग्रंथ की नायक हैं, इसलिए इसे। अब आप देखिए, जब इसके पहले संस्करण का संपादन माता प्रसाद गुप्त किए तो चंदायन नाम से किए, और दूसरे संस्करण का प्रकाशन जब परमेश्वरी लाल गुप्त किए तो वो लौरकहा या लौरकथा नाम से किए थे। आया समझ में? अब आइए देखते हैं इसमें पात्र कौन है। तो पहला पात्र गोबरगढ़ के राजा कौन है? सहदेव। फिर सहदेव की पुत्री चंदा। तीसरा पात्र बाजुर भिखारी। चौथा पात्र रूपचंद्र। पांचवा पात्र लोरिक। ठीक है, ये इस ग्रंथ के पात्र हैं। कहानी क्या है आओ सुन लेते हैं। एक भिखारी था बाजुर, ये भीख मांग रहा था, और भीख मांगते 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 ये गोबरगढ़ के राजा सहदेव के महल तक पहुंच गया। ठीक है, अब जब ये वहां पहुंचा तो किसको देख रहा है? चंदा को। और चंदा इतनी स्मार्ट थी, इतनी खूबसूरत थी कि देख करके इसका दिमाग एकदम से झन्ना गया और खूब इच्छाएं इसकी जगने लगी। लेकिन क्या करे, इसको अपनी औकात भी जो है, अपने औकात का पता इनको था कि हम भिखारी हैं, वो राजा की लड़की है, तो हमारा मेल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भिखारियों का कोई भरोसा नहीं होता। आज यहाँ हैं, कल वहाँ हैं, परसों वहाँ हैं, तो कहाँ भिखारी लोग साथ थोड़ी निभा पाते हैं। वो गाना सुने हैं ना, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, और सुबह पहली गाड़ी से तुम तो लौट जाओगे। ठीक है, तो यही स्थिति थी। अब ये ससुरा वहां से जाने से पहले आग लगा के गया। अब वो गया रूपचंद्र से बता दिया। एक पात्र था रूपचंद्र, ये राजापुर के शासक थे। कहाँ के? राजापुर का राजा था रूपचंद्र। और इससे जाके कहा कि भैया, और वो गोबरगढ़ के जो महाराज सहदेव हैं, उनकी एक बिटिया है चंदा, बड़ी स्मार्ट है, उसकी जरूरत आपके दरबार में है। अब इतना सुनते ही ये रूपचंद्र जो है गोबरगढ़ पर आक्रमण कर देता है, जिससे गोबरगढ़ की रक्षा में लोरिक नाम का एक युवक सहदेव महाराज की खूब सहायता करता है, और रूपचंद्र यह युद्ध हार जाता है। बाद में महाराज सहदेव
प्रसन्न होकर के लोरिक और चंदा का विवाह कर देते हैं। यही इसकी कथा है। अब इस कथा में ध्यान दीजिएगा, जो लिखने की शैली है 5-5 अर्धाली पर एक दोहा लगाया गया है, यानी 5-5 चौपाई के बाद एक दोहा लगाए हैं। यही इनकी शैली होती है, जिसे हम कड़वक शैली कहते हैं, का प्रयोग देखने को मिलता है। ये लिखने का एक स्टाइल है। 5 चौपाई एक दोहा, कहीं कहीं 7 चौपाई एक दोहा आदि इसमें देखा गया है। ठीक है, तो इस ग्रंथ को लोरिकहा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लोरिक की कथा है, लोरिक और चंदा की। ठीक है, तो ये था मुल्ला दाऊद का चंदायन और उसकी कथा, अवधि का पहला ग्रंथ। भाषा इसकी देख लिया जाए, कभी कभी पूछ लेता भाषा, तो ध्यान दीजिएगा भैया, सूफियों के जितने ग्रंथ हैं सबकी भाषा क्या है? ठेठ अवधी भाषा है सबकी। कौन सी भाषा है? ठेठ अवधी भाषा का ये लोग प्रयोग करते थे। अब आइए अगला ग्रंथ हम लोग देखते हैं। अगला नाम कुतुबन। अगला नाम किसका है? कुतुबन। ग्रंथ है इनका मृगावती। स्थान जौनपुर। कुतुबन कहाँ के रहने वाले थे? जौनपुर। इनके गुरु शेख बूढ़न या बुरहान आया समझ में? इनके गुरु का नाम शेख बूढ़न या शेख बुरहान था। उस समय का राजा जो था ये किसके समकालीन थे? हुसैन शाह के समकालीन थे। किसके समकालीन? हुसैन शाह के समकालीन थे। प्रश्न यहाँ से बार बार पूछा जाता है कि कुतुबन के गुरु कौन थे? तो कुतुबन के गुरु शेख बूढ़न या शेख बुरहान थे। कुतुबन किसके समकालीन थे? बादशाह हुसैन शाह के। इनका ग्रंथ क्या है? तो ग्रंथ मृगावती। भाषा बताए हैं अभी, ठेठ अवधी। भाषा क्या है? ठेठ अवधी। ठीक है। अब इसके पात्र जो हैं, पात्र हैं कंचनपुर की राजकुमारी मृगावती। ठीक है, पहला पात्र कंचनपुर की राजकुमारी मृगावती और नायक चंद्रगिरि के राजकुमार, चंद्रगिरि के राजकुमार गणपति। कौन है? गणपति की कथा है इसमें। मृगावती नायिका है और गणपति नायक है। अब यह ग्रंथ देखिए 5-5 अर्धालियों पर एक दोहा रखा गया है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस ग्रंथ में कंचनपुर की राजकुमारी मृगावती और चंद्रगिरि के राजकुमार गणपत के प्रणय और परिणय की कथा इसमें देखने को मिलती है। यहां से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, शेख बूढ़न को याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, और
कुतुबन कहाँ के रहने वाले थे, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। अब आइए अगला नाम हम लोग देखते हैं। अगला नाम है मंझन का। क्या नाम है? मंझन। ग्रंथ इनका क्या है? मधुमालती। स्थान ये चुनार के रहने वाले थे। कहाँ के? चुनार मिर्जापुर में पड़ता है। ठीक है। इनके गुरु कौन थे? मोहम्मद गौस सप्तारी सिलसिले में शामिल थे। सप्तारी शाखा में, जो सूफियों की कई शाखाएं भारत में आई थी, चिश्ती संप्रदाय, उसी प्रकार एक सप्तारी संप्रदाय था। तो मंझन सप्तारी संप्रदाय में शामिल मोहम्मद गौस के शिष्य थे। अब देखिए पात्रों की अगर हम बात करें तो इसमें पहले पात्र हैं मनोहर और मधुमालती। मनोहर और मधुमालती ये इसके राजा हैं, लेकिन इसमें ताराचंद और प्रेमा की भी कथा चलती है। तो ध्यान दीजिएगा, मधुमालती पहला ऐसा प्रेमाख्यान काव्य है कि जिसमें नायक नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की योजना है। कहने का मतलब यह है कि इसमें मेन नायक नायिका तो हैं ही, उसके बाद भी उपनायक और उपनायिका। कहने का मतलब इसमें दो हीरो और दो हीरोइन है, सीधा सीधा ये समझ लो। पहला है मनोहर और मधुमालती और दूसरा ताराचंद और प्रेमा की कथा इसमें चलती है। अब यह ग्रंथ उस समय इतना चर्चित हुआ कि बनारसी दास जैन को लिखना पड़ा। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। बनारसी दास जैन जी कहते हैं कि इस पुस्तक को जब लोग पढ़ने लगे तो हाट बाजार जाना छोड़ दिए। ये पुस्तक को ही लोग घर पे ला करके पढ़ते थे। अब देखिए इसकी कथा जो है, इसकी कथा में संक्षिप्त कथा आपको बता रहे हैं। मनोहर, मधुमालती, ताराचंद और प्रेमा ये नायक नायिका हैं। इसमें ये होता है कि मनोहर और प्रेमा एक बार मनोहर किसी संकट में फंसता है तो प्रेमा उसे बचाती है, और मधुमालती किसी संकट में फंसती है तो ताराचंद उसे बचाता है। और ये दोनों सखियां थीं। अब जब इनके पिता इन दोनों का ब्याह कराने के लिए योजना बनाए तो ये दोनों क्या कहें कि हम तो, मनोहर बोला हम तो प्रेमा को अपनी बहन स्वीकार करते हैं, और ताराचंद बोला कि हम मधुमालती को अपने बहन स्वीकार करते हैं। तो इसलिए इन दोनों का विवाह, ताराचंद और मधुमालती का ब्याह न होकर के मनोहर से मधुमालती का ब्याह हो गया, और प्रेमा का ब्याह किससे हो गया? ताराचंद से ब्याह हो गया।
यही इसकी कथा है। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा। ये पूछा जाता है कि किस प्रेमाख्यान काव्य में नायक नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना की गई है, तो मधुमालती में। ठीक है, अब अगला नाम आता है जायसी का। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं। नमस्कार।